नमस्कार। इस कथा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी कहानी की यात्रा अविराम जारी है। हिंदी कथा विधा को शिखर तक पहुंचाने में सैकड़ों महिला कथाकारों का योगदान है। हालांकि इनके योगदान को वर्षों तक नकारा गया। हिंदी इतिहास की पुस्तकों तक में बस गिने चुने नामों को ही स्थान मिलता रहा। 100-125 वर्ष पहले की समाज परिवार की परिस्थितियां भी इसका कारण रहीं। ज्यादातर लेखिकाएं गुमनाम रहीं। बहुत सी लेखिकाएं वास्तविक नाम से ना लिखकर छद्म नाम से लिखती रहीं। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि इतना कुछ होते हुए भी हिंदी की प्रथम कहानी लिखने का श्रेय स्त्री कथाकार को है, जिनके वास्तविक नाम से लोग वर्षों अनभिज्ञ रहे। साहित्य पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले भी इन्हें सिर्फ बंग महिला के नाम से जानते रहे। बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, बनारस में रहती थी और बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी भाषा के साहित्य सृजन में तथा अनुवाद के कार्य में आजीवन लगी रही। वर्षों पहले इनका परिवार कलकत्ता से बनारस में आकर बस गया था। राजेंद्र बाला घोष का हिंदी के प्रारंभिक कहानी के रचनाकारों में सर्वोच्च स्थान है। पहली हिंदी की मौलिक कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध राजेंद्र बाला घोष ने बहुत सी बंगला कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। मौलिक कहानियों में इनकी दुलाई वाली कहानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दुलाई वाली का अर्थ है कपड़े का मोटा चादर, जिसे नवविवाहिता औरतें घूंघट लेती हैं। तो आइए सुने हिंदी की प्रथम कहानी दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री के साथ आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। फिर हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पीकर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म से मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात हंसी में उड़ा दी। वे बोली, खाने पहनने के लिए ही तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा
कि यह बेचारी कभी रोटी तक नहीं खाती, पूड़ी कैसे खाएगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूं, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में उनकी ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा कोई नहीं। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे जैसी नहीं थी कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के पिता के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले जी की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक ही तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम है। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले ने कान बचाकर जानकी जी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूला है? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी है ना, बंगालियों से भी आगे बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो उच्च वर्ग का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सभी गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल नहीं मिले। अंत को खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और खुद ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा।
सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया और पूछने लगे, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए तो कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाली कमरे में जा बैठे। टिकट 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें 3 दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बोम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर तो खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब 3 दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सर से पैर तक ओढ़े, सर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके 3री घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले से बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी नहीं थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही अइलन। दूसरी ने कहा, अरे दूसर गाड़ी में बैठल हुई हैं। पहली ने कहा, ए बौरही ई जनानी गाड़ी थोड़े है। फिर दूसरी ने कहा, अरे तो का कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, बेटा कौन गांव उतरबू, मिर्जेपुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने कुछ कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली फिर से बोली, हट हम पूछी ले, कहाँ उतरबू हो? हाँ इलाहाबाद। दूसरी ने कहा, इलाहाबाद ई कौन गांव है कोई यहाँ? अरे नाही जिनलू, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाने। भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दई नहाए चुकी हैं। ऐसे हो सोमवारी और अगहन दुकौन दुकौन लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए जाई रहे। पहली ने कहा, आवे जाए के तो सब औते जात बटल बाटन, यह साई तो बिचारो विपत्ति में पड़ल बाटिल। दूसरी ने कहा, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही। दुकौने टिसनिया पे उकर मलिकवा उतरे, जुरंत ही गड़िया खुली। अब भैया फाड़ फाड़ के नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया काहे के खड़ी होई? वो मेहरारू बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलिया कहीं खड़ी होली। उसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने स्त्री पुरुष थे एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करते जाते। तीसरी स्त्री ने कहा, टिकसिया लेहली बानी की नहीं। चौथी ने कहा, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न किहो। तीसरी ने कहा, हम तो दिखले रहली, मजे के टोपी देहले रहलन।
इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी प्रयाग जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको ऐसे अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। ना ही भैया, हम पंचे काही के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगी, यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई नहीं आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला कि भैया, जे केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलन और अपना तो टिकस लेके चल दिहलन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी इस बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहा तो वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने नहीं माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगी। कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे। इतने में अपने सामने उसने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्री को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, यह सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ यह तो कहो कि मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ ही चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगा रहे थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पे प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें, करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे जैसे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत डर गई थी।
नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसाथी कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी सुनकर आपको भी अपनी किसी यात्रा की याद तो आई होगी। वैसे भी जीवन में एक बार काशी यात्रा की इच्छा तो हर किसी की होती ही है। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर